इवनिंग। अंकित बोल रहा है सर, कैन एनीबडी प्लीज चेक आर यू एबल टू प्ले एनी रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन द लैपटॉप एंड एबल टू प्ले इट ऑन ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए, बट देयर मे बी सम इशू विद द ब्राउजर, जैसा बाकी लोग बोल रहे हैं। और आप बोल रहे हो यू ट्राइड ऑलरेडी विद मोजिला एंड माइक्रोसॉफ्ट, इट्स सेम इशू। एक बार इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करो। कभी कभी वाइट साइड प्रॉब्लम भी होता है, ये बात भी सही है। एक बार मोड चेंज करके ट्राई करो, मे बी वहां पे रिजॉल्व हो। कभी कभी यार मैं भी एक्सेस नहीं कर पाता, इवन लाइक मेरे को स्पेशल क्लास शेड्यूल करनी होती है, मैं भी शेड्यूल नहीं कर पा रहा होता हूँ, तो सम टाइम इट हैपेंस। एक बार चेक करो, मे बी रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम अपने डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, है ना। और लास्ट टाइम हमने बात की थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, जहां पर हमने समझा था कि कोकोमो है या जो बाकी के आइडियाज हैं, पोस्ट एस्टिमेशन, डिलेड एस्टिमेशन, है ना, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूजिंग एलओसी, यूजिंग फंक्शनल पॉइंट, वो सब क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, है ना। तो उस पे एक और दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्राई करेंगे, है ना। जैसे ही अगला डाउट सेशन आएगा तो वहां पर कुछ और क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा प्रैक्टिस के। इन द मीनवाइल आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द सॉफ्टवेयर डिजाइन, है ना। तो आप मुझे बताओगे सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिकली किस फेज से हम स्टार्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर डिजाइन होता क्या है, या सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज कब स्टार्ट होता है, ये बताओ। तो बेसिकली जब हमारा एसआरएस वाला जो पार्ट कंप्लीट हो गया, यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स, है ना, तब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टार्ट करते हैं। फेयर इनफ। अगेन आप मुझे बताइएगा, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये एक्चुअली इंजीनियरिंग फेज है, बिकॉज अभी तक तो काइंड ऑफ हम कस्टमर से डिस्कशन ही कर रहे थे और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये बात नहीं कर रहे थे, बात यही कर रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या, ये पॉइंट था ना। बट अब आई थिंक इस फेज के अंदर हम फाइनली ये भी बात करेंगे कि फाइनली उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। बताओ इतना पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे ये पॉइंट हम करते हैं डिजाइन के अंदर। फेयर इनफ। तो एक बार चलिए पॉइंट बाय पॉइंट कुछ आइडियाज देखते हैं, जहां कोई कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, इनपुट हमारा क्या होगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट, आउटपुट होता है एसडीडी। एसडीडी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। तो आप मेरे को बताओगे एसआरएस एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं फाइनली जनरेट करूंगा सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन जिसपे सब कुछ लिखा होगा फ्रॉम वन टू लास्ट। अभी आज हम देखेंगे किस लेवल तक हम डिजाइनिंग करते हैं, तो कौन से प्रॉब्लम को, या पूरा जो हमारा मॉड्यूल होगा वो सॉफ्टवेयर कितने मॉड्यूल में डिवाइडेड होगा, क्या कोहेजन होगा, एवरीथिंग विल डिस्कस इन डिटेल, है ना। तो एल्गोरिथम्स में कभी कभी तो वेरिएबल लेवल तक हम चले जाते हैं डिजाइन करते हुए, और क्योंकि एक्चुअल इंजीनियरिंग फेज है तो पूरे सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल सक्सेस है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो काफी हद तक डिजाइन पर डिपेंड करती है ना। तो आप कितना शानदार तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, ये एक बेसिक इशू है जिसको आप सही तरीके से एक्सेस कर रहे हो। तो फेयर इनफ। अच्छा, अब अगेन आप मेरे को बताओ कि एज फार एज सॉफ्टवेयर डिजाइन इज कंसर्न, जो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं दे मस्ट बी विद द वन, दे मस्ट बी हैविंग द मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी। दोज हु आर डूइंग सॉफ्टवेयर डिजाइन उनको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए कि कम? मैक्सिमम सैलरी, ना ना नॉट मिनिमम, है ना। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो सबसे इंजीनियरिंग सबसे कोर पार्ट है ना वो डिजाइनिंग का ही है। तो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक्चुअल आर्किटेक्चर लिखने का मौका मिल रहा है एसआरएस वाले, नहीं ऐसा नहीं है। तो एसआरएस जो है देखिए वो डिफरेंट आइडिया है, वहां पर हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं, तो इट इज नॉट वेरी टेक्निकल टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो सबसे कोर इंजीनियरिंग पार्ट है वो हमारा कौन सा ही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला। तो सॉरी, डिजाइन वी हैव मैक्सिमम सैलरी। और अगेन किसी को तो डायरेक्ट तो जल्दी से डिजाइनिंग पार्ट मिलेगा भी नहीं काम करने का मौका। अगर आपको उस लाइन पे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा या थोड़ा आपने काम किया होगा देन यू विल गो टू डिजाइन।
और यहाँ पे देखो एक और पॉइंट आपको मजेदार बताता हूँ, जैसे काफी लोग कंप्लेन करते हैं ना कि CSIT के अंदर क्या बाकी ब्रांच वाले जो लोग होते हैं उनको भी जॉब मिल जाता है, लाइक कोई बीटेक किसी ने EC से किया, मैकेनिकल से किया है, हाँ मिल जाता है ना, बट यूजुअली दे विल कन्फाइन देमसेल्फ और दे कंपनी उन लोगों को कन्फाइन करते हैं स्टार्टिंग में डेवलपमेंट फेज तक, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव देम एक्चुअली आर्किटेक्चर पार्ट, बिकॉज उसके लिए जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम्स है, DBMS है, ऑपरेटिंग कोर नॉलेज होना जरूरी है, तो भी एक पूरा व्यू आपको सिस्टम का समझ आ रहा होता है ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक आखिरी बात, काफी सारे पॉइंट मुझे याद आते रहते हैं, एक आखिरी बात, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर टेस्टिंग जो फेज है वो 1 by 1 हर टेस्ट केस ह्यूमन खुद करता है या काफी हद तक ऑटोमेटेड हो चुका है टेस्टिंग, है ना, तो ज्यादातर कंपनी ऑटोमेटिक टूल्स यूज करती हैं, है ना, आज से 5, 6, 7 साल पहले मार्केट का सिनेरियो अलग था, बट अभी अलग है, और अभी ऑलरेडी काफी सारे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो कोडिंग है उसको भी किसी हद तक ऑटोमेट करें, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो बहुत सारे टूल्स अभी हैं, जैसे आप डिजाइन करो, है ना, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और ऑटोमेटिकली कोड वो लिखता चल रहा है साथ में, बट जो हमारा डिजाइन फेज है, आप मुझे बताओ क्या इसको ऑटोमेट किया जा सकता है कि हम कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट पढ़ के बता रहे हैं वो उसको ऑटोमेटिक डिजाइन कर रहा है, नहीं किया जा सकता, है ना, तो दिस इज द पार्ट विच रिक्वायर द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज अ वेरी सेफ टू बी अ डिजाइनर, है ना, कोई आपके काम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा जल्दी से। ओके तो आगे लिखता हूं, द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द मोस्ट क्रिएटिव प्रोसेस वेयर वी एक्चुअली डिसाइड हाउ अ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो सर फिर तो हमारी स्ट्रीम में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अगेन किसी भी प्रॉब्लम को ना या किसी भी पॉइंट को सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ऐसा लगता है एज फार एज बीइंग ह्यूमन इज कंसर्न, हमारा क्या काम है वो मुझे बताओ, ताकि हम अपने लाइफ को सबसे क्रिएटिव तरीके से जिए, है ना, हम एक्चुअली वो करें जिसका भगवान ने हमको काबिलियत दी है, कुछ इंक्रीजिंग कुछ ऐसा काम करें विच मेक सेंस। आज के टाइम पे और पिछले कई हजार सालों से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं रोजमर्रा के काम के लिए, लेकिन काइंड ऑफ हम शायद कुछ बड़ा करने, हम कुछ और भी कर सकते थे उस टाइम पे, जैसे लोग ड्राइवर हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो डेली कितने सारे लोग सिर्फ ड्राइविंग, अपनी पूरी लाइफ वो सिर्फ कार ही चलाते चलाते निकल गए, दिल्ली से ट्रक चला के कलकत्ता लेके जा रहे हैं, 4 दिन लगा, वो बस वही काम कर रहा है, सुबह शाम तक 8 घंटे ट्रक चला रहा है है ना, और मैं ट्रक चलाने की बात नहीं कर रहा, कोई प्लेन भी उड़ा रहा है, तो इट डजंट हैव दैट मच क्रिएटिविटी। तो जो भी काम रिपीटेटिव नेचर के, अगर वो कंप्यूटर करे तो अच्छा है। अब दोबारा इस बात को समझो अगर कोडिंग जो आप कर रहे थे वो कंप्यूटर कर पा रहा है, इसका मतलब वो कोडिंग एक्चुअली था ही नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप था, कॉपी पेस्ट चल रहा था, यस और नो? यस। तो अगर वो कॉपी पेस्ट का काम कंप्यूटर करे और किसी को सच में अच्छा काम करने का मौका मिले, तो मुझे नहीं लगता ये एम्प्लॉयमेंट है, मुझे लगता है इट विल लीड टू बेटर लाइफ, इट विल लीड टू बेटर एनवायरमेंट, दुनिया बेहतर होगी धीरे धीरे। अब जो लेजी लोग उनके बारे में कह नहीं सकता, अब अगर सच में ये है कि भाई सर हमारा तो ये एजेंडा, ये हम कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में और हमें तो ये बताओ इतनी तनख्वाह कैसे मिलेगी, उनके लिए मसला हो सकता है ना, बट अगर आप सच में थोड़ा मेहनती और काम करना चाहते हैं देन एक्चुअली ये एक डिसएडवांटेज नहीं, एक वरदान है मेरे ख्याल से एआई तो, है ना चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जरा जल्दी से सबसे पहले बात करता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग डिजाइन। सबसे पहले different modules which are required to write the software, then identify the function responsibility of each module, identify how the module will communicate with each other and what is the relationship between the modules। एक एक करके देखिए, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि इन जनरल जब हम डिजाइन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं स्पेशली, तो सॉफ्टवेयर को हमेशा सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो इफ आई ट्रीट द सिस्टम एज अ वन बॉक्स, तो वी डोंट मेक अ सिंगल सिस्टम, हम उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं जो अपनी अपनी फंक्शनैलिटी कर रहे होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देश चलाना है ना, तो आप मुझे बताओगे इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे। आपको देश चलाना है तो क्या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकता है, या यू हैव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, और हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, मिनिस्ट्रीज होती है ना। वेरी गुड।
तो कोई फाइनेंस संभाल रहा है, कोई फॉरेन अफेयर्स संभाल रहा है, कोई डिफेंस संभाल रहा है, तब कहीं जाके पूरा सिस्टम काम करता है। अच्छा ठीक है, अब 2-3 बात मुझे आप सोच के बताओ, क्या इन मिनिस्ट्रीज का आपस में कोलैबोरेशन करना जरूरी है, या ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, देखिए डिपेंडेंस है ना। अब अगर कहीं पर आपको फॉर एग्जांपल अभी जैसा आप देख रहे हैं कोरोना है, प्रॉब्लम है, और फॉरेन मिनिस्ट्री को वहां से लोग लेके आने हैं, तो हो सकता है आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से बोलना पड़े, सर हमको कुछ एयरक्राफ्ट चाहिए, है ना, हमको कुछ एयरफोर्स के पायलट चाहिए जो हमारे लोगों को वहां से वापस लेके आ सके, है ना। ऑन द कोऑर्डिनेट उल्टा हो सकता है, अगर डिफेंस के कुछ लोग बाहर घूमने गए मान लीजिए विदेश में, और उनके पासपोर्ट खो गए, अब वो वापस नहीं आ पा रहे, तो उस केस में एयरफोर्स किससे बोलेगा, फॉरेन अफेयर्स से, कि सर हमको डुप्लीकेट पासपोर्ट या जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग देश वापस आना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं बोलना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हर मॉड्यूल की अपनी अलग फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये सब मॉड्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं सो दैट सिस्टम टोटली सही तरीके से काम करता रहे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला काम होना चाहिए डिजाइनिंग के अंदर, आप ये पहचानने की टोटल कितने मॉड्यूल्स होंगे, हर मॉड्यूल की इंडिपेंडेंटली क्या फंक्शनैलिटीज, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, और फिर किस तरीके से ये मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे सो दैट पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस, ओके ओके। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे एक बार क्लियर करना चाहिए, वो क्या, अगर हम बोलते हैं कि हम डिजाइन कर रहे हैं, बाद में क्या क्राइटेरिया होगा जिस बेस पे आप बोलोगे आपने अच्छा डिजाइन किया कि खराब डिजाइन किया? ऐसा बोलना चाहिए कि आप कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके बेस पे आप जज करेंगे, है ना। तो आपने 2 शब्द सुने होंगे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, सुना है? तो अगेन 2-3 पॉइंट हैं, जरा एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SDD must contain all the requirements which are given in SRS। क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? यस। तो लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने मेंशन की वो आपने सॉल्व ही ना करी हो। तो आप किसी प्रॉब्लम को अच्छा करो खराब करो, बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली आपने सबका सब कवर किया हो। इसी पॉइंट को बाद में हम बोलेंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन यही बोलता है कि जो बोला गया था वो बनाया कि कुछ और ही बना दिया है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन। तो हम चाहते थे डिजाइन डॉक्यूमेंट मस्ट बी रीडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेनेबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में, ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ लॉन्ग आप ही उस पर काम करने वाले हो। मे भी कुछ टाइम के बाद वो कंपनी छोड़ दोगे, कोई और आपकी जगह आके काम करेगा, तो जिस स्टेज में आपने वो डॉक्यूमेंट छोड़ा हुआ एटलीस्ट ऐसा हो कि कोई उसको पढ़ के समझ पाए। तो उसको इस तरीके से लिखना है जो लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, और बाद में उसमें अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं, मॉडिफिकेशन, वो हम कर सकते, है ना। और अगला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बाद में हम समझेंगे। इट मस्ट डिस्क्राइब द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा फंक्शन एंड बिहेवियरल डोमेन। तो इन सबका क्या मतलब होता है, डेटा यानी कि जैसे अगर शॉर्ट में समझू डेटा फ्लो डायग्राम, है ना, फंक्शन कंट्रोल फ्लो डायग्राम, बिहेवियरल अगेन क्या इनपुट होंगे क्या आउटपुट होंगे, सिस्टम टोटली किस तरीके से बिहेव करेगा, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब अगर एक बार मैं थोड़ा सा इन जनरल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता हूं, एक साइकिल क्या फॉलो करेंगे, और फिर सीधा आ जाऊंगा डिजाइन पे। तो एक एक करके देखते हैं। एक बार देखिए जरा स्टेप्स देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार जरा सारे स्टेप देखो और मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है आपको। सबसे पहला काम क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन समझना। सर डेटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट सेम होते हैं क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। तो डेटा फ्लो डायग्राम मोस्टली डेटा के फ्लो पे कॉन्सेंट्रेट करता है। कंट्रोल फ्लो डायग्राम क्या बताता है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। वैसे एक बात आपको तो दीपमाला, पॉइंट क्या है, अपने कोई सबकी टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी, मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल टूल नहीं पूछते आपसे। तो क्या आपसे डेटा फ्लो डायग्राम के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ईआर डायग्राम पे पूछेंगे, कंट्रोल फ्लो पे? नहीं। तो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात देखते हैं कि आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो हम प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कोई एडिशनल कंडीशन है क्या, सॉल्यूशन पे एक मेथड डिजाइन करते हैं, एल्गो लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इस पूरे फेज में इन जनरल जो एल्गोरिथम हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजाइन फेज की। एम आई करेक्ट?
कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। अब डिजाइन फेज की अगर बात करूं ना, तो स्पेशली अपन यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में बोल सकते हैं, एक तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। वो कौन कौन से 3 फेज हैं जिसका भी हम पहले इनडायरेक्टली बात भी कर रहे थे। तो पहला होता है इंटरफेस डिजाइन, उसके बाद होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर उसके बाद होता है डिटेल या डिटेल्ड डिजाइन। अब इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, जहां पर सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि सिस्टम का इंटरफेस क्या है, यानी कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा, है ना। दिखने में कैसा है, नहीं दिखने का मतलब नहीं, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो दिखता तो है नहीं किसी को। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है दिखने का मतलब कि उसका लाइक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नहीं उससे बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं विजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तुम डिजाइन पे है ना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कौन कौन सा डेटा इनपुट लेगा और कौन कौन सा डेटा आउटपुट लेगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर। बिकॉज कस्टमर, आपको सोचो इस बात को, एसआरएस में इनपुट आउटपुट ही तो बताता है। कस्टमर बोलता है कि सर अगर मैं ये इनपुट दूं तो मुझे ये आउटपुट मिलना चाहिए, अगर मैं ये इनपुट दूं तो मेरे को ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो इनपुट से आउटपुट, जिसको मैं आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकता हूँ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सुना है आपने? तो ब्लैक बॉक्स को ये फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि इनपुट पे आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इंटरफेस डिजाइन का क्या मतलब, हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर किस रिक्वायरमेंट के इनपुट पे क्या आउटपुट आना चाहिए, दैट इज इंटरफेस डिजाइन। जब आप ये समझ लोगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, और अंदर जाके क्या करते हैं, हम उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर आज मैं आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज समझाऊंगा, एक बोलता है कपलिंग, एक बोलता है कोहेजन। और कपलिंग और कोहेजन बहुत मजेदार आइडिया है, इन पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस में है तो देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम कपलिंग एंड कोहेजन, तो वो समझेंगे। और बाद में जब डिटेल डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हम इन मॉड्यूल्स के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं इनके अंदर हम कैसे काम कर रहे हैं। एक बार जरा मुझे जल्दी से बताओ 3 फेजेस में क्या क्या काम किया। सबसे पहला इंटरफेस, यहां पर क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग देख रहे हैं सिस्टम की, उसके अंदर नहीं जा रहे। इंटरफेस डिजाइन के अंदर वी आर काइंड ऑफ ट्रीटिंग सिस्टम एज अ ब्लैक बॉक्स, और हम देख रहे हैं क्या इनपुट है और उसके बेस पे क्या आउटपुट अपने को मिलेगा। दिस इज इंटरफेस डिजाइन, है ना। अगला नंबर है किसका, आर्किटेक्चर डिजाइन। यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर तो हम डिसाइड करेंगे सिस्टम में कितने मॉड्यूल्स होंगे और कैसे ये मॉड्यूल्स जी, और कैसे मॉड्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, है ना, और किस तरीके से इन टोटल काम करके सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। जैसा अगेन मैं एग्जांपल देता चलता हूं ताकि उस बात को रिलेट कर सको। मान लीजिए हम कंट्री की बात कर रहे थे, आपको देश बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है इंटरनली कैसे हैंडल होगा, या पहले आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा, हमारी जो सीमाएं होंगी दूसरे देशों से। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर क्लियर करना पड़ेगा, उसके ऊपर आर्मी बिठानी पड़ेगी, भाई कम से कम ये फिजिकल पैरामीटर जो है ये तो क्लियर है कि यहां तक जो है वो हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब आप ये करेंगे, मैं दीपमाला आऊंगा अभी एक एक पॉइंट पे। इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग और इंटरनल वर्किंग को बोलेंगे कोहेजन। अगला काम होगा कि आपको इंटरनल अफेयर्स एक्सेस करने पड़ेंगे। तो क्या पूरे देश को आप एज अ सिंगल यूनिट चला सकते हो? नहीं, आपको स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो कंट्री के अंदर आप बहुत सारे स्टेट्स बनाओगे, हर स्टेट्स की अलग समस्याएं होंगी, और वो फिर स्टेट्स आपस में मिलकर देश बनाएंगे एक तरीके से। अच्छा, क्या हर स्टेट के अंदर अलग डिजाइन या अलग मेथड होगा? जी हाँ। तब आप मान लीजिए अगर मैं सारे स्टेट्स का आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहा हूं तो वो आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा, और मैं किसी स्टेट के अंदर बात कर रहा हूं तो वो मेरा डिटेल डिजाइन होगा। तब स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, है ना, उनके अंदर पंचायत होंगी, गांव होंगे, जिले होंगे, वो सब कहानी होगी। अगर एक एक करके देखिए मैं बात करूं, एज फार एज इंटरफेस डिजाइन इज कंसर्न, हियर वी ट्रीट सिस्टम एज होल एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरमेंट। तो सिस्टम को सिंगल यूनिट मानते हैं और देखते हैं सिस्टम का एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, here we treat system as a black box and do not concentrate on how the functionality will be or function will be implemented, but decide
what is input and what should be the output according to the user requirement और SRS। वही जो मैं आपसे बोल रहा था, इंटरनल मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अपन किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि भाई इस कंडीशनल इनपुट पे क्या आउटपुट मिलना चाहिए था जो SRS में यूजर ने आपसे डिमांड किया था। फॉलो कर पा रहे क्या इस पॉइंट को? यस, ओके। नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन, है ना। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन जैसे हमने समझा, मॉड्यूल्स की बात कर रहे होते हैं। हियर वी अंडरस्टैंड द मेजर मॉड्यूल्स दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन द सिस्टम एंड व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज एंड हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पांसिबिलिटीज, क्या गोल्स है। उसके बाद एक यूनिट तो नहीं है, तो अब आपको समझना पड़ेगा वहां पर मेमोरी मैनेजमेंट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होगा, यस और नो, या सिक्योरिटी होगा। इन सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आपको सोचना पड़ेगा। बट अगेन, हम किसी भी मॉड्यूल पे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कपलिंग पे। अभी जैसे कोई पूछ रहा था दीपमाला, तो कपलिंग का यहाँ पर क्या मतलब है बताओ? कपलिंग का क्या मतलब? रिलेशन ऑफ वन मॉड्यूल विद अनदर मॉड्यूल, रिलेशन ऑफ, यस, कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उस आइडिया करते हैं। एंड काइंड ऑफ मॉड्यूल्स को अभी भी हम ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और फाइनली जो लास्ट फेज यहां से समझ आता है, दैट इज द डिटेल डिजाइन, जहां पर हम हर मॉड्यूल के इंटरनल पे देखते हैं क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रोसेसिंग मेथड, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और हर चीज प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। तब आप मान के चलो कि आपका पूरा डिजाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो रहा है। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। अब सवाल है कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के आता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन जनरल, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, बहुत पुराना नहीं है, जून 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज से। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। शायद सॉफ्टवेयर का कम और इंग्लिश का ज्यादा है ये क्वेश्चन। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 3, किसी किसी ने 4 बोला, बट ज्यादा कंफ्यूजन शायद 2 और 3 में। इसने बोला विच डिजाइन मैट्रिक्स is used to measure the compactness of the program in terms of line of code। तो line of code की टर्म से बात करें, compactness किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कंसिस्टेंसी, कॉन्साइजनेस, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे क्लोज होगा वो होगा कॉन्साइजनेस, है ना। तो सॉफ्टवेयर कितना कंसाइज है या कितना कॉम्पैक्ट है, बिकॉज एफिशिएंसी इज अ डिफरेंट थिंग और एक्यूरेसी का कोड से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना होता है। आप मुझे बताओगे, अगर आपसे कोई बोलता है कि कोड बहुत एक्यूरेट है, व्हाट डज इट मीन, है ना। कंसिस्टेंसी इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर जो सबसे रिलेटेबल मतलब हो सकता है दैट इज कॉन्साइजनेस। बट मुझे जानबूझ के देखिए मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया वो क्या, कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि अपन जो पढ़ रहे हैं और एक्चुअली जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वही पूछा जाएगा। तो दे में आस्क सम ऑफ द वेरी, कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या है। हाँ, कॉम्पैक्टनेस आप यही बोल सकते हैं, वो तो सोचते हैं कितना कॉम्पैक्ट चीज है, तो कितने छोटे से छोटे तरीके से मैं इसमें आपने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, है ना। बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। एक और क्वेश्चन देखिए, लुक एट, और ये सब रिसेंट ईयर क्वेश्चन से कब पूछा गया भाई? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून 2014। ट्राई दिस वन आउट।
ओके, आई थिंक ज्यादातर लोग आंसर एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? वेरी गुड। देखिए सी क्या बोल रहा है, डैश ऑफ अ सॉफ्टवेयर द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम which comprise software elements, the extremely visible properties of these elements and relationship amongst them. तो जाहिर सी बात है, if this every idea is complete or is concerned is studied in software architecture, जहां पर हम कुछ सब कुछ आइडिया कवर कर रहे होते हैं। फेयर इनफ। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी रिसेंट है, ये पूछा गया दिसंबर 2014 में। एक्चुअली ये कंफ्यूज करते हैं जानबूझ के, क्वेश्चन बहुत कि आपको एकदम देखती बात समझ आ जाए। तो देखो आप फॉलो करो एक बार, फिर बताओ कैसे प्रोसेस करते हो। ओके, आई थिंक अगेन ज्यादातर लोग बोल पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि आंसर इज व्हाट बी, द सॉफ्टवेयर डैश और आर्किटेक्चर टू बी प्रिसाइज ऑफ अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटिंग सिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। अगेन आई थिंक वही बात है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या विजिबल होंगे, क्या रिलेशनशिप होगी, तो दिस एवरीथिंग इज कवर्ड इन आर्किटेक्चर। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को भी? फेयर इनफ। तो अब एक बार पहले मैं थोड़ा सा कपलिंग और कोहेजन पे इंडेप्थ चला जाता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ मॉड्यूलरिटी का क्या कंसेप्ट, और फिर एक एक कोहेजन का जितने भी टाइप्स है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस मॉड्यूलरिटी क्या होता है। देखिए इन जनरल चाहे हम हार्डवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर, आज मैं डिजिटल की क्लास में बल्कि ये डिस्कशन कर रहा था आप लोगों से कि क्या सिस्टम एज अ सिंगल यूनिट होता है या उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो एक साथ मिलकर एज अ सिंगल सिस्टम काम कर रहे होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि ऐसा करने का फायदा क्या है। इवन जब आप प्रोग्राम्स भी लिखते हो ना, तो कैसे सिखाते हैं, हमेशा बोला जाता है कि सब चीज एक प्रोग्राम के अंदर मत लिखो, 4 अलग अलग फंक्शन बनाओ, फंक्शन कॉल करो, रिजल्ट लेके आओ, है ना, सो दैट एक क्लैरिटी रहे कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है इसका फायदा क्या है, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग मॉड्यूल्स बना रहा हूं, उन सबको से टुगेदर काम कर रहा है, इसका फायदा क्या है? एरर ढूंढना आसान हो जाता है, ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड, फॉल्ट पता लग जाता है, छोटे कोड इजीली मैनेज हो जाते हैं, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो पॉइंट मैं बोलूंगा एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप मॉड्यूल्स यूज करेंगे तो सब कुछ एक साथ नहीं होगा, तो सिस्टम को डिजाइन करना आसान होगा। यस और नो? यस। अब जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ, ऐसा देता हूँ रियल लाइफ का जैसा आप सोच पाओ। मान लीजिए जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं और बात करना है कि सिक्योरिटी मैनेज आपको करना है। आप सिक्योरिटी कई लेवल पे मैनेज करना होगा आपको, है ना, नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, अलग अलग होगा। अब इंडिया के अंदर क्या बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लगभग लगभग गोल सबका सेम है, नेशनल सिक्योरिटी, बट वो अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना। तो आर्मी बताओ, आर्मी का काम क्या है? क्या डे टू डे ऑपरेशंस में चोर को पकड़ना आर्मी का काम है? नहीं, है ना। तो इवन अगेन समझिएगा, आर्मी का काम इवन बॉर्डर पे बैठने का भी नहीं है, आर्मी बॉर्डर पे नहीं बैठती, बॉर्डर पे बीएसएफ बैठती है। तो इंडिया में बड़ी क्लैरिटी है इस चीज की। आर्मी का काम किसका है? लड़ाई का है। तो जब एक्चुअली लड़ाई होगी तो आर्मी टेक ओवर लेती है, वरना बॉर्डर पे मोस्टली पोस्ट कौन हैंडल कर रहा होता है? बीएसएफ हैंडल कर रही होती है। तो अगेन देखिए ये भी लॉन्ग रन में हमने सीखा है कि जिस सिपाही को एक्चुअली लड़ना है, अगर वो हर समय वही सिपाही बॉर्डर पे रहेगा तो बोर हो जाएगा, तो शायद लड़ाई के टाइम पे इतना एंथ्यू ना रहे। तो हम बॉर्डर पे हर समय एक दूसरी फोर्स को रखते हैं जिसकी एक्सपर्टीज सिर्फ बॉर्डर हैंडल करने में ही है ना। और जब भी लड़ाई होती है उसी वक्त फ्रेश आर्मी लेके आते हैं और वो लड़ाई करती है। फेयर इनफ? यस। तो आर्मी ना सिटीज में होगी ना आर्मी बॉर्डर पे होगी, आर्मी अपने कैंटोनमेंट के अंदर अपने अलग तरीके से सिस्टम बना रही होती है, और लड़ाई या किसी संकट के तौर पे हम आर्मी को बुलाते हैं, है ना। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, भूकंप आया, ऐसा कुछ हुआ, देन आप आर्मी की मदद ले सकते हैं।
अच्छा एक और चीज आप समझिएगा, क्या मैं इस प्रॉब्लम में नहीं जा रहा, हाँ स्पेशलिटी, यस, क्या हर काम में बहुत ज्यादा आर्मी को इन्वॉल्व करना सही है कि गलत है? अगर आप समझो आपको पूरा सिस्टम संभालना है, बीएसएफ आर्मी की यूनिट नहीं होती, बीएसएनएफ अलग है, गलत हो जाता है वो। क्यों? अब देखो अगर हर जगह आर्मी इन्वॉल्व होगी तो चाहते हुए ना चाहते हुए क्या आर्मी की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो ऑफ कोर्स वी रेस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रेस्पेक्ट एवरी इंस्टीट्यूशन, बट डेमोक्रेसी अगर सही तरीके से चलानी है तो किसी के भी हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है या आर्मी है, और यही रीजन है हमारे यहाँ वरना होता है ना देशों में, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान की तरह की आर्मी ने बगावत करके पूरा देश ही कंट्रोल कर लिया, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, बट हमारे यहाँ एक लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं है पावर नहीं है, पावर तो है, बट आर्मी का काम है, कभी आपने देखा आर्मी को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हुए? उनका काम नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, उनका काम नहीं है कि देश कैसे चलाना है, उनका एक स्पेसिफिक काम है, बस वही काम उन्हें करना है, दैट इज इट। जो आदेश दिया जाए उसका पालन करना है ना? ओके, बोल रहे थे बीएसएफ, बीएसएफ का काम है, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, बीएसएफ होम मिनिस्टर के अंडर में आती है ना? यूनिट में आती है, पूरा सेगमेंट इसको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो बीएसएफ किस कैटेगरी में आती है? पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका अलग तरीका है, अलग मेथड है। अच्छा उसमें भी देखो, उसमें भी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने सीआरपीएफ का नाम सुना होगा, है ना? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो पुलिस होती है, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल जो पुलिस आपको मिलती है, ये स्टेट की होती है कि केंद्र की होती है? अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो स्टेट से बड़े तौर पे हो रही हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए? अब मान लीजिए नक्सल से, है ना, तो नक्सल किसी स्टेट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, नक्सल देश की प्रॉब्लम है, उसको कौन हैंडल करेगा? या टेररिस्ट है, आतंकवादी, उसको, उसके लिए सीआरपीएफ है ना? तो जो प्रॉब्लम इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को टैकल कर रही हैं लेकिन एक बड़े लेवल पे चली जाती है, तो फिर हम इसको रिस्पांसिबिलिटी देते हैं, उसके लिए सीआरपीएफ है। अच्छा अब एक और चीज है, सीआईएसएफ का नाम आपने सुना होगा, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना? तो अब देश में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, मंदिर मस्जिद हैं बड़े बड़े, है ना, जिनकी बहुत वैल्यू है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, उन सबकी सिक्योरिटी कौन करेगा? तो हम नहीं चाहते कि लोकल स्टेट पुलिस उनकी सिक्योरिटी कराए, आर्मी को हर समय लगाना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी कोयले की खदानें हैं, एनटीपीसी एनएचपीसी के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो जितने बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबकी सिक्योरिटी किसके पास होती है? सीआईएसएफ के पास। कभी आप दिल्ली आओगे तो मेट्रो की सिक्योरिटी किसके पास है? सीआईएसएफ के पास है ना? तो अगेन आप देखो बहुत सारे, मुझे अभी पूरे याद भी नहीं, एक आपने सुना होगा रैपिड एक्शन फोर्स, हाँ भेल की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास होगी, बिल्कुल। रैपिड एक्शन फोर्स, ओएनजीसी, बिल्कुल वो सब सीआईएसएफ के पास होगा। रैपिड एक्शन फोर्स का काम क्या है? ब्लू कलर की जिनकी ड्रेस होती है, उनका काम है सिर्फ जब कहीं दंगा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत एनार्की हो जाए, तो वो आते हैं, है ना? तो जहां कहीं भी, तो उनका एक्सपर्टीज है सिर्फ दंगा कंट्रोल करने के अंदर ही, उनका एक्सपर्टीज एक तरीके से, तो उनको जाना है और जहां भी पंगा होगा, लड़ाई होगी, वहां जाकर सब कुछ शांत करना, 4-5 दिन के लिए सब मामला सेटल कर देना, जैसे सिचुएशन हैंडल होगी, कंट्रोल में आएगी। ये देखिए डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना? हाँ वो पिटाई करते हैं, ये बात सही है, आपके पास अलग अलग एक्शंस होते हैं, अब कौन सरकार किस समय किसको चूज करती है वो अलग अलग चीज है ना? बट चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था, तो आपको बात समझ आ रही है कि फॉर एवरी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी यू हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल, और हम आपस में उसको मिक्स नहीं करते,
है ना, सो दैट ऐसा ना हो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो कि सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। तब पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री यूनिट के अंदर है तो यार वो तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि डिफेंस मिनिस्टर की पावर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हो जाए, वो हम नहीं चाहते। है ना, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहां पर मॉड्यूलरिटी के अंदर क्या डिजाइनिंग आसान है, अच्छा चेंज करना आसान है। आप मुझे बताओ, अगर किसी भी पार्ट को चेंज करना है तो क्या पूरा सिस्टम चेंज करना है या एक मॉड्यूल चेंज करना है? एक मॉड्यूल चेंज करना, उसको बाहर करो, उसकी जगह दूसरा अंदर ले, और बाकी सब एज इट इज सेम तरीके से चल रहा होगा। मेंटेन करना आसान होगा। टेस्टिंग का बोल रहे, बिल्कुल सही बात है। अगर टेस्ट करना है तो पूरा सिस्टम टेस्ट नहीं करना, एक मॉड्यूल को टेस्ट करना, बाहर निकालना, अंदर ले आना है। तो मॉड्यूलरिटी का क्या एडवांटेज है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अब मैं एक बार जो मेजर एजेंडा है आज की क्लास का वो है कपलिंग और कोहेजन, उस पर चलता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि इस पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। है ना, तो कपलिंग और कोहेजन की क्या कहानी, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। कपलिंग एंड कोहेजन आर टू पैरामीटर्स ऑन विच वी अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ मॉड्यूलरिटी ऑफ द डिजाइन। तो कितने अच्छे तरीके से आपने मॉड्यूलरिटी को फॉलो किया है, मॉड्यूल डिवाइड किया है, ये पूरा का पूरा गेम आता है कपलिंग कोहेजन पर। पर सर इन मॉड्यूल की थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी तो होगी, बिल्कुल होगी। देखिए अगेन ये बात सही है, मैं आगे भी बात करूंगा कि डिजायरेबिलिटी क्या है, कि डिपेंडेंसी ज्यादा हो कि कम हो। कपलिंग एंड कोहेजन, ओके तो ये बात सही है कि हम चाहते हैं कि डिपेंडेंसी कम से कम हो, है ना, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि डिपेंडेंसी जीरो हो? कम तो चाहते हैं, नहीं नहीं जीरो नहीं चाहते, वरना फिर वो मॉड्यूल आपस में काम करेंगे ही नहीं। है ना, और मॉड्यूल्स को कितनी पावर देनी है ये भी देखिए अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है सिस्टम टू सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, वो स्टेट वाला एग्जांपल ले तो सब अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इंडिया के अंदर किसको ज्यादा पावर दी गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स को या सेंटर को? वेरी गुड, चलो तो आपको इतना सिविक्स का भी नॉलेज। सेंटर इज ऑफ कोर्स मोर पावरफुल। जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, देश की सिक्योरिटी है, टैक्सेशन है, सब कुछ मोरल लेस डायरेक्ट किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में। है ना, हम लोग नागरिक भी किसके हैं, देश के या स्टेट के? है ना, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है कंट्री की। और अगेन जैसा आप देखते हो जरूरत पड़ने पे क्या किसी स्टेट को बनाया है, हटाया जा सकता है? तो भारत की लोकसभा के पास अधिकार है, आप देखते हो ऐसा करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा जेएनके को डिसॉल्व कर दिया, है ना, पहले स्टेट हुआ करता था, अभी यूटी हो गया। और उत्तराखंड, झारखंड, ये सब आपने अपने आंखों के सामने बनते देखे होंगे, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो सब पहले स्टेट्स नहीं थे। है ना, तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप अमेरिका को कभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ो ध्यान से, तो अमेरिका में हु इज मोर पावरफुल, सेंटर और स्टेट्स? अमेरिका के अंदर स्टेट्स आर मोर पावरफुल। हर इंडिपेंडेंट, क्या हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है अमेरिका में? एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। पर आप देश से पहले के भी नागरिक होते हैं। आप बोलेंगे मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूं, उसके बाद अमेरिका का नागरिक हूं। यस, इसलिए आप देश का नाम भी देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप बोलते हैं बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग जो मिलकर अमेरिका बनाते हैं, बट हमारे यहाँ स्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो देयर एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और केंद्र की जो इंटरवेंशन है बहुत कम होती है ना, सिर्फ कुछ ही ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनमें केंद्र अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है, बाकी सब स्टेट संभाल रहे होते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, और बड़ा प्रिसाइजली इस बात को देखा गया था। बिकॉज आप देखते हो जब इंडिया आजाद हुआ था तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी हर स्टेट्स के अंदर, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो ये माना गया था कि केंद्र इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब तक आप देश चला नहीं पाओगे, टूट जाएगा ये देश। है ना,
तो सारी पावर आपको केंद्र को देनी होगी, तब ये देश सही तरीके से चलेगा। हाँ, अब देखो मेरा अब आपसे एक सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया में भी कितने स्टेट है? इंडिया में भी कितने स्टेट है? 29 स्टेट है। तो कैन आई से इंडिया एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 29 मॉड्यूल्स है? यस। अब मेरा एक सवाल है, देखो सवाल ये है, ये कैसे डिसाइड करें हम? जब सॉफ्टवेयर आप बनाओगे आपको भी सोचना पड़ेगा कि सर कितने मॉड्यूल बनाऊं मैं। कपलिंग कोहेजन तो बात की बात है, आपको कैसे पता लगा कि इंडिया को चलाने के लिए 29 स्टेट की जरूरत पड़ेगी? मेरा पूछना है, आपने 20 क्यों नहीं बनाए या 40 क्यों नहीं बनाए? बता सकता है कोई? Why right now you are having only 29 states? कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, ओके, और बताओ। पीपल, ओके, ट्रेडिशंस, संस्कृति, बस ठीक है, आपने मेरा दिल भर दिया। ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो हम उनको एक्चुअली वैल्यू करते हैं। पॉपुलेशन कुड ऑल्सो बी ए रीजन, यस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी एक टाइम पे बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, है ना, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल था, तो वहां पर आपने उत्तरांचल एक अलग से राज्य बना दिया, है ना। एंड बस मैं बोलना ही चाह रहा हूं, हम समय के साथ सीखते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आप समय के साथ सीखते हो कि एक्चुअली कितने मॉड्यूल्स होने चाहिए। तो अब यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। अब ज्योग्राफी अलग थी, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे आज आप उत्तरांचल बोलते हैं, वो मेनली पहाड़ी एरिया था जहां पे माउंटेन्स होते थे, है ना। उस एरिया की प्रॉब्लम अलग है, उस एरिया की समस्या अलग है, वहां की जनता का कल्चर ट्रेडिशन अलग है। अब ये कुछ ऐसा, अगर केदारनाथ में दो लोगों की लड़ाई हो और एक दूसरे को रहपट मार दे, ठीक, और हाई कोर्ट में केस करना हो, तो उनको हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। केदारनाथ से 3 दिन लगेंगे इलाहाबाद से कोर्ट में पहुंचने में। और जो लखनऊ में बैठ के स्टेट चला रहा है उसको शायद नहीं पता कि प्लेन की प्रॉब्लम क्या है, पहाड़ की प्रॉब्लम क्या है। प्लेन में कृषि पे ध्यान देना है, पहाड़ पे टूरिज्म पे ध्यान देना है। प्लेन में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहाड़ में रोड बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप ये बात समझिए, क्या हर ज्योग्राफिकल रीजन की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं? हाँ। तो इस बेस पे ऐसा बोलना कि इतने बड़े स्टेट को डिवाइड करना, इट वाज अ लॉजिकल डिसीजन। अब उत्तरांचल अपने हिसाब से पॉलिसी सेट करेगा, जो देखेगा माउंटेन स्टेट को कैसे हैंडल करना चाहिए, कल्चर, टूरिज्म, ट्रेडिशन, रोड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एग्रीकल्चर पे करेगा, है ना, अपने जो टूरिस्ट प्लेस है उन पे करेगा, कनेक्टिविटी पे करेगा। तो अगेन ठीक उसी तरीके से अपने को भी नहीं पता स्टार्टिंग में क्या लॉजिकली कपलिंग या कोहेजन होना चाहिए। चलिए, वो खैर अलग अलग सबके पॉलिटिकल व्यू हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोहेजन मतलब होता है एक मॉड्यूल के अंदर जो आप फंक्शनैलिटी कर रहे हो वो कितनी स्ट्रांग है। लिखा भी है विच मेजर्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूल, है ना। कोहेजन का मतलब होता है एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंस। ये मैं आसान तौर पे ऐसा बोल दूं, एक मॉड्यूल के अंदर अगर 4 लोग हैं, उनका आपस में डिपेंडेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम, ये बता दो आप बस। चलो, एक मॉड्यूल के अंदर 4 लोग हैं तो ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा मान लो, रिलेशनशिप इनसाइड अ मॉड्यूल इज कॉल्ड कोहेजन, रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल इज कॉल्ड कपलिंग। चलेगा क्या? ये मजेदार बात हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉड्यूल, आपका राज्य स्ट्रांग हो, तो होना ये चाहिए कि एक राज्य में जितने लोग हैं वो सब एक ही तरह के हों, उनकी समस्याएं एक हो, उनका कल्चर एक हो, उनको पहनावा, रहन सहन, खाना पीना एक हो, तो शायद वो राज्य अच्छे से चलेगा, है ना। लेकिन एक स्टेट का दूसरे स्टेट पर डिपेंडेंस कम होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आएगी। जैसा आप देखते हो इंडिया में आए दिन लोग लड़ते रहते हैं, वो स्टेट कह रहा है इन्होंने मेरा पानी रोक लिया, ऐसा होता है कि नहीं। खासकर पानी के ऊपर बहुत लड़ाइयां होती हैं, बिकॉज नदियां तो चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा, एक और लॉजिक समझिएगा। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ से इस पूरे आइडिया को आपको क्लियर कर दूं, बड़े मजेदार आइडिया सोचेंगे तो। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक और लॉजिक सोचिएगा। इट्स लाइक एक फैमिली के मेंबर ज्यादा कनेक्टेड होने चाहिए, ना कि पड़ोसी फैमिली से। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और पड़ोसी से ज्यादा कनेक्टिविटी होगी
तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, चुगलियां बढ़ेंगी, लड़ाइयां होंगी, है ना। एक घर के अंदर आपके सबके आपस के जो बातचीत है, रिलेशन है, बेहतर होने चाहिए। चलिए अब मैं दोबारा एक मुद्दे पर एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक कंट्री के अंदर ज्यादा स्टेट्स होंगे तो सीएम का काम आसान होगा या मुश्किल होगा? अनुश्री इसीलिए मैं रिलेट कर रहा हूं इस पॉइंट से, ताकि कपलिंग क्वेश्चन आप भूलो नहीं, वरना ये ऐसा भूल जाओगे बाद में। अब एक और एग्जांपल पूछ रहा हूं, अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे तो सीएम का, चीफ मिनिस्टर का काम आसान होगा या मुश्किल होगा? ज्यादा स्टेट होंगे तो आसान हो जाएगा। वेरी गुड। वो क्यों? बिकॉज छोटे छोटे से स्टेट होंगे, और मान लीजिए 5-5 6-6, मान लीजिए इंडिया के अंदर आप 100 स्टेट्स बना दो, तो हर स्टेट के अंदर 4-5 5-5 डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनको आराम से हैंडल किया जा सकेगा। लेकिन उस केस में केंद्र का काम आसान हो गया, मुश्किल सेंटर का, उनका काम मुश्किल हो जाएगा। 100 स्टेट से बात करना, हर एक को अलग अलग तरीके से हैंडल करना मुश्किल काम होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स कम होंगे तो बताओ इस बार किसका काम आसान हो जाएगा? तब पीएम का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ मान लीजिए 4 ही स्टेट से बात करनी है, 4 स्टेट बना दिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो उसको बड़े आराम से बात करनी है। सीएम का काम मुश्किल होगा, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैंडल कैसे करेंगे, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम भी यहाँ पे समझते हैं। अब आप समझिए, अगर मैं मॉड्यूल ज्यादा रखूंगा तो कपलिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या? देखो अब जरा आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? अगर मॉड्यूल ज्यादा होंगे तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो कपलिंग विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मॉड्यूल बड़ा होगा तो क्या कोहेजन प्रॉब्लम होगा? बिकॉज तब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे सब लोग प्रॉपरली रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लॉन्ग टर्म में अपने को समझना है कि हम इस तरह से नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मैनेज करें कि कपलिंग और कोहेजन दोनों हमारे कंट्रोल में हो। क्या ये बात सही है? यस। अब कपलिंग किस तरह की हो सकती है, मैं एक एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कितनी जल्दी आपको पूरा पॉइंट समझा पाता हूं। टाइप्स ऑफ कपलिंग, कौन कौन से टाइप के कपलिंग है? तो पहले एक बात मैं दोबारा आपसे पूछ लेता हूं, जो पता नहीं कितनी बार पूछा गया यार नेट में, तो खासकर, व्हाट इज डिजायरेबल, लेस कपलिंग और मोर कपलिंग? लेस कपलिंग इज डिजायरेबल, है ना। तो यहां पर जो टाइप्स आप देख रहे हो, मैं स्टार्ट करूंगा डेटा कपलिंग से, विच इज द लीस्ट टाइप ऑफ कपलिंग, जो कि सबसे बेस्ट है, और लास्ट करूंगा, एंड करूंगा कंटेंट कपलिंग पे, जो सबसे खराब क्वालिटी का है, सबसे वर्स्ट क्वालिटी का है। तो क्या डिफरेंस होता है? अगेन मैं बोलता हूं डेफिनेशन छोड़ दो, आप जरा मुझे याद करके बताओ, जो आपने पहला फंक्शन लिखा होगा, प्रोग्राम लिखा होगा, एडिंग टू वैल्यूज यूजिंग अ फंक्शन, एडिंग टू वैल्यूज यूजिंग अ फंक्शन, तो आपने शायद एडिशन का फंक्शन लिखा, तो आपने क्या किया होगा, पहले मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर आपने डेटा पास किया, उसने वैल्यू को ऐड किया और आपको रिजल्ट मिल गया। आमतौर पे बोलते हैं कॉल बाय डेटा या कॉल बाय रेफरेंस, या कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डेटा। फेयर इनफ। अब आप मुझे बताओ, कैन आई से इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग? अब भाई उसको ऐड करना तो डेटा तो पास करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सिर्फ डेटा ही पास किया, मैंने उसको कंट्रोल नहीं दिया, मैंने उसको एक्सेस नहीं दिया। बाद में अगर मुझे पता लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं डेटा चेक करूंगा, अगर सही डेटा पास हुआ होगा, है ना, तो मैं जाके देखूंगा जिस फंक्शन को कॉल किया गया था उसने सही से काम नहीं किया। लेकिन अगर डेटा ही गलत पास किया गया तो जाहिर सी बात है कॉलिंग फंक्शन की ही प्रॉब्लम है। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। सो डेटा कपलिंग सबसे डिजायरेबल है, जहां पर अगर हम बोलते हैं दो मॉड्यूल को कम्युनिकेट करना भी है, जस्ट यू पास द डेटा, और उस डेटा को यूज करके वो अपना काम चला लेगा। ये बात समझ आ रही है? अब डेटा कपलिंग के बाद अगला नंबर आता है दोस्तों स्टेम्प कपलिंग का, जो एक्चुअली वही है पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस में बताओ क्या होता है, कि मैं डेटा पास करता हूं कि एड्रेस, एड्रेस पास कर देते हैं। अब एड्रेस पास करके प्रॉब्लम क्या है, तो मान लीजिए कि मेरे को आपसे 100 रुपए लेने थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे को 100 रुपए दे दो, है ना, और आप मुझे 100 रुपए दे भी देते हो, लेकिन 2 दिन के बाद आपको आपकी तिजोरी में कुछ पैसे कम मिलते हैं, तो बताओ इसमें मेरी गलती है?
भाई मेरे को नहीं पता आपकी तिजोरी कहाँ है, आपकी चाबी कहाँ है, मैंने तो 100 रुपए लिए थे, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझ पे इतना विश्वास करते, आपका तो सर ऐसा ही है, तिजोरी की चाबी लो, आप खुद ले लो। मैं जाता हूँ तिजोरी की चाबी से, तिजोरी खोलता हूँ, 100 रुपए लेता हूँ, तिजोरी बंद करके चाबी आपको देता हूँ, अगले दिन कुछ और पैसे कम मिलते हैं, अब बताओ आप किस पे शक करोगे? आप बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मजे की बात कि आप श्योर भी नहीं होंगे मैंने ही किया है, मे बी किसी और के पास भी चाबी हो। तो अगेन आप समझो, जब दो फंक्शन या दो मॉड्यूल से एक दूसरे सेम डेटा पे रेफरेंस से काम कर रहे होते हैं, तो उनकी हैंडलिंग करना, मैनेजिंग करना आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा, रिलेटिवली ज्यादा डिपेंडेंट, टेस्टिंग मुश्किल होगा, है ना। लेकिन अगर आप डेटा से पास करते, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आप देख रहे हो, इस बात को इमेजिन फील कर पा रहे हो कि डेटा से जब हम स्टैंप में गए तो डिपेंडेंसी बढ़ गई हमारी। यस, ग्रेट ग्रेट। अगला पॉइंट देखिए, अगला नंबर आता है किसका? कंट्रोल कपलिंग का। अब कंट्रोल कपलिंग क्या है? जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करने लगे। इस टाइम कम समझ आया, मैं बोल रहा हूं सौरभ, बिल्कुल है कॉल बाय रेफरेंस। अगर आप डायरेक्ट एड्रेस पे काम करने लगो, डायरेक्ट एड्रेस पे काम करने लगो, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको हम कंट्रोल कपलिंग बोल रहे हैं। सॉरी, इसको हम स्टैम्प कपलिंग बोल रहे हैं, जो इससे पहले बात कर रहे थे, स्टैम्प कपलिंग, जब आप पूरा एड्रेस पास करो। अब अगला नंबर है कंट्रोल कपलिंग का। कंट्रोल कपलिंग क्या है? जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करने लगे कि वो काम करेगा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, है ना, और सेंडर कोई डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, तो आप मुझे बताओ, क्या रिसीवर एक्नॉलेजमेंट को यूज करके किसी ना किसी हद तक सेंडर की फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर रहा है? हाँ, अगर रिसीवर ओके है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तब अगला डेटा आएगा, वरना रिसीवर उसी को रीसेंड करने में लगा रहेगा। और ये जैसे मैंने एग्जांपल यहां लिखा है, आर्किटेक्चर में हम फ्लैग यूज करते हैं, तो जब तक मैं फ्लैग नहीं सेट करूंगा या रीसेट नहीं करूंगा, तब तक दूसरा प्रोग्राम डिपेंडेंट हो जाता है। तो एक प्रोग्राम जब कुछ डेटा वैल्यूज को यूज करके दूसरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करे, इस तरह की कंट्रोलिंग को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल कपलिंग। और शायद ये स्टेम से भी ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे काफी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। यस और नो? यस। अच्छा, अगर डेट अभी आपको फॉलो कर पा रहे हो, या मैं इंडिया और स्टेट्स वाले एग्जांपल दे के ही समझाऊं आपको? मैं दोनों साइड में दे सकता हूं, टेक्निकल भी दे सकता हूं, स्टेट वाले भी दे सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, स्टेट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो डेटा कपलिंग का मतलब क्या है? झारखंड के पास कोयला है, यूपी के पास गेहूं है ना। तो डेटा कपलिंग का मतलब क्या? भाई कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं आपको आपसे 100 किलो कोयला लूंगा, बदले में आपको 20 किलो गेहूं दे दूंगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। कल को झारखंड के कोयले की खान में पानी भरा, क्या यूपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया हमें नहीं पता आपने क्या किया, कैसे किया, हमने तो तोल के 100 किलो कोयला लिया और बदले में आपको 20 किलो गेहूं दे दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक। लेकिन अब दोस्ती बहुत बढ़ गई है, और झारखंड कहता कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये 4 खदान आप ही रखो अपने पास, अपने हिसाब से हैंडल करते रहो, और मुझे बता देना बाद में कितना हुआ। या यूपी कहता कोई बात नहीं, ये गंगा यमुना के मैदान है, ये बहुत उपजाऊ है, ये इतना जमीन आप ले लो, आप उगाओ अपने हिसाब से, क्या चाहिए आपको। अब ये कौन सा कपलिंग होगा? स्टेम कपलिंग, बिकॉज आप एक्चुअली एक्सेस दे रहे हो उसको। अब बाद में अगर वहां प्रॉब्लम हुआ, कोई कंफ्लिक्ट हुआ, तो क्या बताओ प्रॉब्लम हो जाएगा? यस और नो? यस। तो जहां पर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन पे काम करें, दैट इज डेटा कपलिंग। जहां पर कंट्रोल देते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का एड्रेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प कपलिंग। अब कंट्रोल कपलिंग का कोई एग्जांपल हो सकता है, इफ डेटा कपलिंग इज बेस्ट देन व्हाई वी यूज ऑल द अदर। नो, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, डेटा कपलिंग इज बेस्ट, बट दैट इज वेरी मच लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, मैं आपको प्रोग्रामिंग की हेल्प से इस बात को समझाता हूं। क्या एक पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए जब कॉल बाय वैल्यू करते हैं, आप मुझे बताओगे एसआरएस एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? एक बार में कितना वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? सिर्फ एक?
लेकिन अगर आपको किसी एरे के अंदर पूरा का पूरा एरे चेंज कराना हो तो रेफरेंस पास करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, नहीं तो आप लगे रहोगे इसी काम में, एक वैल्यू चेंज होगी फिर फंक्शन आएगा, फिर एक वैल्यू चेंज होगी फिर वापस आएगा। तो यू गिव द एड्रेस और वो पूरे के पूरे एरे को प्रोसेस कर लेगा। फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? यस। अच्छा, अगेन हेडेक कम होगी, डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा, स्पीड बेटर होगी, क्योंकि आपको हैंडल नहीं करना, वो डायरेक्ट जाके रेफरेंस पे काम कर रहा है। अगेन आपने बहुत सारे रीजन पढ़े होंगे, जब कॉलिंग कंप्लीट होती है कॉल बाय वैल्यू में, जो चेंजेस आपने किए थे क्या वो चेंजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? यस। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, वो चेंजेस परमानेंट होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली एड्रेस पे जाके काम कर रहे होते हो। बात समझ आ रही है? ओके। अब अगला जो था हमारा कंट्रोल कपलिंग था, जहां मैं बोल रहा हूं फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर सकते हो किसी दूसरे की। अब वो पानी वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना? तो मान लीजिए दो स्टेट्स में अगर लड़ाई हो जाती है ना, अब मान लीजिए उत्तराखंड और यूपी में लड़ाई हो जाती है, और उत्तराखंड जो है वो बिजली बना रहा है, बहुत सारे डैम्स हैं, और कहता है अब देखो तुम्हें बताते हैं सही, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी यूपी की। प्रॉब्लम है? अच्छा, ऐसा ना हो ये क्लास योगी और सब सीएम सुन रहे हो क्या? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बट हियर यू सी यू कैन कंट्रोल द फंक्शनैलिटी। अब इन द रिटर्न यूपी बोलता है कि ठीक है, यूपी का जो सिटीजन है वो एज अ टूरिस्ट आपके स्टेट में नहीं आता, हम बॉर्डर सील कर देते हैं, अब लोग उत्तराखंड तक पहुंच नहीं पाएंगे, है ना? तो अलग अलग तरह की कंट्रोलिंग हो सकती है, बट हाँ, कंट्रोल कपलिंग इज एन इश्यू। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? ठीक है। अगला नंबर देखिए क्या, एक्सटर्नल कपलिंग। अब ये मजेदार, एक्सटर्नल कपलिंग क्या होता है? कभी कभी दो मॉड्यूल का आपस में एक डिपेंडेंसी हो जाता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, हमने सोचा नहीं था बट उस रीजन से डिपेंडेंसी हो गया। जैसे मान लीजिए मेन मेमोरी एक है, सीपीयू एक है, डेटाबेस एक है, तो बिकॉज रिसोर्सेज एक बार में एक से ज्यादा नहीं है, उस वजह से भी कभी कभी डिपेंडेंसी हो जाती है, सम एक्सटर्नल रीजन जो बनाते हुए हमने नहीं सोचा था। जैसे मान लीजिए स्टेट्स का एक एग्जांपल देता हूं, केंद्र कहता है कि हमारे पूरे बजट के अंदर 4 स्टेट को हम स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। आप सुनते होंगे न्यूज में कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है हमें स्पेशल स्टेटस आप दे दो, और आप अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा आपके पास है, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, आपको ज्यादा फंड देंगे, जिससे आप स्टेट को जल्दी बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर 4 का ही कोटा था, चारों कोटा किसी और को मिल गए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे को नहीं मिल पा रहा। सोच रहे हो क्या? कभी कभी ऐसे एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी एक दूसरे पे आपकी डिपेंडेंसी बन जाए। और कंप्यूटर के अंदर जैसे मान लीजिए दो मॉड्यूल है, दोनों को प्रिंट कराना है, प्रिंटर एक है, क्या डिपेंडेंसी हो गई? हार्डवेयर की वजह से आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है। भव्या बोल रहे हैं मींस देयर आर टू फंक्शंस, वन फंक्शन एग्जीक्यूटेड एंड सीपीयू अगॉन 100%, सेकंड फंक्शन फेल्ड टू एग्जीक्यूट, एग्जांपल ऑफ। हाँ, बोल सकते हैं। ऑल्दो सीपीयू इज लाइक लिमिटेड रिसोर्स है ना, जितने भी रिसोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक बार में एक, उनकी वजह से डिपेंडेंसी होगी। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। मान लीजिए आपको भी अपने घर जाना है, मेरे को भी अपना घर जाना है, लेकिन रोड पे एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक एक तरह का एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है। और इवन पूरे डेडलॉक में आप यही पढ़ते हैं, आपको कोई रिसोर्स चाहिए, मैं उसको एक्सेस करने नहीं दे रहा, मैं उसको होल्ड करके बैठा हूं, क्या ये एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है? प्रोसेस बनाते हुए ऐसा नहीं सोचा गया था, बट क्योंकि वो रिसोर्स हमारे पास है, तो मोर और लेस हम ना चाहते हुए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना? फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक ट्रेन स्टेशन से जाना चाहती है, सब कुछ टाइम भी है, सवारी बैठ गई है, एवरीथिंग इज ओके, बट दूसरी ट्रेन जा रही है फिलहाल, क्या 5 मिनट वेट करना पड़ेगा? यस, क्योंकि पटरी एक ही है। अब क्या कर सकते हैं? नाउ दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके ओके। उससे भी आगे अगला जो है दैट इज कॉल्ड कॉमन कपलिंग। अब कॉमन कपलिंग क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। हम बोलते हैं जब हम शेयर डेटा पे काम करते हैं, हाँ, कॉल वेटिंग चली जाए, बिल्कुल, ये भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी का एग्जांपल हो सकता है।
कॉमन कपलिंग में क्या बोल रहे हो, जब आप शेयर डेटा पे काम करते हो तो क्या यहाँ पर दो मॉड्यूल की काफी हद तक डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरा चैप्टर जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपने इसी पे पढ़ा है, या डीबीएमएस में जब हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब ग्लोबल डेटा होगा और एक बार में एक ही डेटा पे एक से ज्यादा प्रोसेस काम करेंगे तो बड़े इश्यूज हो सकते हैं भाई, उसको आपको प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉमन डेटा पे काम कर रहे हैं तो जी हाँ, ये कॉमन कपलिंग में आएगा, जो कि बहुत सीवियर इशू है, मॉड्यूल्स बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं उस केस में। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके। और लास्ट फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए, इट्स कॉल्ड कंटेंट कपलिंग। व्हेन वन मॉड्यूल इज अ पार्ट और यू कैन से इट्स अ टाइप इनसाइड अनदर मॉड्यूल। अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के अंदर है ना, तो इसको अपन बोल सकते हैं कंटेंट कपलिंग। अब कंटेंट कपलिंग तो लॉजिकली आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है। अगर मैं पहले आपको स्टेट्स के हिसाब से बताऊं या पहले सिस्टम के हिसाब से बताऊं, लेट मी से एक छोटा सा मॉड्यूल है सीपीयू शेड्यूलिंग का। अब सीपीयू शेड्यूलिंग इज इनसाइड व्हाट, इनसाइड प्रोसेस शेड्यूलिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जब तक सीपीयू शेड्यूलिंग सही से नहीं चलेगा, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट सही से चलेगा? नहीं चलेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। मान लीजिए सपोज करिए जैसे यूटी होते हैं इंडिया के अंदर, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली है, दिल्ली स्टेट है क्या? दिल्ली को स्टेट का स्टेटस है, मतलब सेमी स्टेट आप बोल सकते हैं, पूरा स्टेट नहीं है बट क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल स्टेट है, बिकॉज इट हैज अ चीफ मिनिस्टर, इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्शियल स्टेट, बट सारी अथॉरिटीज नहीं है जो आमतौर पे होती हैं, है ना। तो अब दिल्ली की बाकी लोगों पे डिपेंडेंसी ज्यादा, स्टेट्स पे डिपेंडेंसी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है ना। ये चंडीगढ़ आप एग्जांपल देख सकते हो, चंडीगढ़ इज अ यूटी but it is a part of logically two states. अब that is a problem, how you technically control it. Technically an API call a module function that doesn't properly work is an example of content coupling. Technically an API, application program interface, calls a module function that doesn't work properly. No, I don't think so. API stands for application program interface. तो वो जब जाके किसी और से बात करता है वो अलग आइडिया, वो अलग आइडिया। मैं बोल रहा हूँ एक मॉड्यूल दूसरे के अंदर है। चंडीगढ़ कॉमन कपलिंग में भी आ सकता है, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ व्हेन वन इज इनसाइड अनदर मॉड्यूल। अच्छा रुकिए, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा ऐसा सोचिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना तो हैदराबाद वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, पता है आपको ये बात? यस, है ना। बट द प्रॉब्लम इज इट इज लैंड लॉक्ड इनसाइड इंडिया। हैदराबाद स्टेट एक कंट्री हुआ करता था बट चारों तरफ इंडिया था। तो आप मुझे बताओ क्या उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया पे? हाँ। तो अब आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अगर हमने सारे बॉर्डर अपने सील कर दिए तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। यस और नो? यस, और वो हमने करा लिया बाद में। तो अगेन इस तरह की जब डिपेंडेंसी होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट कपलिंग, व्हेन वन मॉड्यूल इज इनसाइड अनदर मॉड्यूल। एक ऐसा एग्जांपल देखो, मान लीजिए गाड़ी है, कार है और इंजन है, तो क्या इंजन कार का पार्ट है? यस ऑफ कोर्स है। नाउ दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट कपलिंग इफ आई एम करेक्ट, है ना। तो एक बार जरा मुझे याद करके बताओ टोटल कितने तरह का कपलिंग हुआ? टोटल कितने कपलिंग हुआ? डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, देन कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन एंड कंटेंट। अब अगेन नेक्स्ट क्लास में इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कराऊंगा। नोबडी इज आस्किंग यू द डेफिनेशन, नोबडी इज आस्किंग यू द डेफिनेशन, बट कौन सा कपलिंग अच्छा है, कौन सा खराब है, सीक्वेंस बता दो, ऑर्डर बता दो, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट अपनी है ना। तो आने वाली क्लास में अपन पहले कोहिजन पे काम करेंगे, किस तरह के कोहिजन होते हैं, और फिर कपलिंग और कोहिजन पे किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हैंडल करेंगे। उसके बाद दो चार आइडियाज हो रहे हैं, जैसे डिजाइन होता है, टॉप डाउन डिजाइन क्या है, बॉटम अप डिजाइन क्या है, दो तीन अप्रोचेज और हो सकते हैं। उन्हीं से मोरलेस सारे आइडिया यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। सर कंटेंट है
तो एक मॉड्यूल पे तो हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात अनुश्री। कंटेंट में सिर्फ इतना बोल रहा हूं, वन मॉड्यूल इज इनसाइड अनदर मॉड्यूल। डिजिटल की क्लास तो लगी थी सौरभ, अब आपको पता नहीं लगा क्या? क्लास स्टार्ट हो गई आज ही, आज शाम ने हमने डिजिटल स्टार्ट कर दिया, 6 to 7:30 हमने करी है, और अकॉर्डिंगली अब शेड्यूल चलेगा मंडे टू फ्राइडे। अरे मैंने बोला था कि आज चेक करना है, 90% क्लास होनी थी, वो रीशेड्यूलिंग इश्यू था, मैंने करा लिया था रिजॉल्व। और अगेन अगर किसी को नहीं पता है तो शाम में हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। मंडे टू फ्राइडे हम डिजिटल करेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बिकॉज उसके बाद अपने को आर्किटेक्चर करना है ना, और फिर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आएगी, तो डिजिटल अच्छा होगा तो फिर आर्किटेक्चर भी अच्छे से आप कर पाएंगे। अच्छा, कई लोगों को इसलिए मैं देख रहा था, कुछ कम स्टूडेंट्स थे। हाँ, मैंने कल कोई बात नहीं, अभी सैटरडे संडे तो आपको ऑफ रहेगा, तो अब मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी, उसको अटेंड करिएगा 6। और मैंने उसका एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लियो, जो आल्दो मैंने बहुत बेसिक की बात की है आज, बट देखिएगा जरूर, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको समझने का मौका मिलेगा। मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे चेंज किया। नहीं, सैटरडे संडे तो आई थिंक नहीं होगी क्लास। कल आपकी क्लास है क्या इसी वाली? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कल नहीं है, परसों आपकी दोबारा क्लास इसी की होगी। कल नहीं है आपकी, संडे को क्लास होगी सॉफ्टवेयर की, अगेन 29 को। तो आप शेड्यूल देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा। यस, चलिए मजा करिए। नहीं चेक करिएगा। डिजिटल का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा ना, बैच कोर्स में ही मिलेगा डिजिटल आपको। जो एक्सेल कोर्स है मार्च का, एक्सेल गेट 2021, उसी में मिलेगा ना डिजिटल। उसी के अंदर जब ये कंप्लीट हो गया डिस्क्रीट, उसी के आगे डिजिटल के लेक्चर मिलेंगे। यस, चलिए ओके।